हेलो बच्चों, आप अपने इस चैनल फिजिक्स बैटल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको प्राप्त हो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अंशु कुमार तिवारी। अ वार्म वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बैटल। एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म फिजिक्स बैटल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की विषय वस्तु बड़ी ही रोचक है। इसके पीछे वाले जितने वीडियोस में हमने बिल्कुल डीपली स्टडी किए थे चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में, आज इस वीडियो के अंतर्गत वन शॉट में मेरे द्वारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को बताया जाएगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इन वन शॉट। एक शॉट में, एक ही वीडियो में टोटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी 5 वीडियोस को एक ही वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, संकुचित करके बताएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। याद रखिए, इसको और ज्यादा समझने के लिए और ज्यादा इसमें सहजता लाने के लिए, कोमलता लाने के लिए, सुगमता लाने के लिए आप इसके पिछले वाले सभी वीडियोस को देखें। इस वीडियो के साथ उन वीडियोस का आई बटन सजेस्ट कर दिया जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस का, पिछले सभी वीडियोस का लिंक दे दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई एम प्रेजेंट हियर with my another lecture, dynamic lecture, in which we will study about the properties of charge in one shot. Yes, one shot में पढ़ेंगे, एक शॉट में, एक ही वीडियो में टोटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, charge is the physical property of the matter due to which when an object is placed in an electromagnetic field it experiences a force। यानी क्या करता है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को आभास करता है, अनुभव करता है। यानी अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का क्या करता है? अनुभव करता है। आइए प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी क्या है बाबू? तो पहला तो ये हो गया कि चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। चलिए, यानी ये हो जाएगा बेटा कि लाइक, पहला हो जाएगा लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर यानी प्लस प्लस होगा या फिर माइनस माइनस होगा। तो यहां पे क्या होगा बाबू? रिपल्सन। ठीक है ना, माइनस माइनस में भी क्या होगा बाबू? रिपल्सन होगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा, अनलाइक चार्जेस यानी अपोजिट चार्जेस। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट यानी प्यार होता है इसमें, है ना, मोहब्बत होती है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर यानी अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करती है बेटा? अट्रैक्ट करती है। यानी प्लस एक दूसरा माइनस हो या फिर माइनस हो और ये क्या हो? प्लस हो। तो ऐसी स्थिति में बेटा याद रखिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। ठीक है, सेकेंड नंबर, वन शॉट में खत्म करना है बाबू। क्यों ये अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विधिवत हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में चर्चा करेंगे, डोंट वरी। आइए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है, चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी, charge is the basic property of matter। चार्ज क्या है बेटा? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। कैरीड बाई some elementary particles
मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, EP, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, some elementary particles which may be positive, either positive और नेगेटिव, यानी या तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं। इसके पहचान के लिए हमने बताया था बेटा पोलरिटी ऑफ चार्ज, यानी पोलरिटी ऑफ क्या चार्ज क्या है बेटा, तो पोलरिटी ऑफ चार्ज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज, है ना, इन विच वी डिस्टिंग्विश द टू काइंड्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं बेटा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें बेटा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं इस पर रेगुलर इसको क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा, यानी क्या करेगा, जो गेन करेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, जो लॉस करेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे सोडियम और क्लोरीन में सोडियम लूज करता है, सोडियम में पॉजिटिव चार्ज, जितना लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज, जितना गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का नियम है कि इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का अध्ययन करते हैं तो यह बात स्पष्ट हो गया बेटा कि जितना वो देगा उतना ही तो लेगा। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया बाबू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें जो पोटेंशियल होता है बेटा हायर पोटेंशियल होता है पॉजिटिव का, नेगेटिव का क्या होता है, लोअर पोटेंशियल होता है। बात समझ में आ गई। अब चलिए बात कर लेते हैं, ये सब बेटा IIT बेस्ट में भी पूछे जाते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। अब आइए फोर्थ नंबर आपको बता दें, न्यूट्रलिटी ऑफ चार्ज या न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, डिस्टर्बेंस in the neutrality of the atom, in the neutrality of an atom or object is the main cause of creating charge। यानी चार्ज जो क्रिएट होता है बेटा, चार्ज प्रोड्यूस होता है, उसका मेन काज क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है अंडर न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। यानी कि एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों सेम मात्रा में होते हैं, सेम अमाउंट में होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन तो 11 प्रोटॉन होते हैं, किसी भी बॉडी का यही हाल होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा या लूज करेगा, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या तो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ेगी हटेगी तो उस स्थिति में उसमें क्या होगा, न्यूट्रलिटी में उसके डिस्टर्बेंस आएगा। जो चार्ज जीरो था पहले, अब वो चार्ज कुछ ना कुछ उस पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। प्रोटॉन की संख्या में से न्यूट्रॉन की संख्या को माइनस कर देते हैं, उस पर चार्ज निकल जाता है बेटा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी बॉडी में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, तो 11 प्रोटॉन माइनस 11 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर अब एक काम कर लेते हैं, और जैसे मान लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब दे देगा तो सोडियम, तो 10 इलेक्ट्रॉन जगह तो 11 माइनस 10 इक्वल टू +1 चार्ज आ जाएगा। बात समझ में नहीं। तो ये डिस्टर्बेंस हो गया कि 11 और 10 हो गया, ठीक है ना। तो ये डिस्टर्बेंस हो जाएगा। जैसे क्लोरीन है तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता है 17 से, और प्रोटॉन 17 ही होता है, तो 17 माइनस 18 इक्वल टू -1 हो जाता है। तो इस पर क्या हो जाएगा बेटा, -1 चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये होता है बेटा चार्ज की प्रोड्यूसिंग। बात समझ में आ रही है। हाँ, अब इसके बाद की बात हम करें, इसके बाद हम बताएंगे आपको बेटा कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है बेटा, याद रखिएगा क्या होता है, अलजेब्रिकली सम होता है जितना डिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज। बात समझ में आ रही है ना। यानी उसको चार्ज को हमेशा जो चार्ज जो होता है बेटा अलजेब्रिकली सम किया जाता है। बात ध्यान में रखिएगा, अलजेब्रिकली सम किया जाता है। क्यों बेटा अलजेब्रिकली सम किया जाता है, क्योंकि यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, सो दिस विल बी एडेड अप विद द अलजेब्रिकल मेथड। ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तीसरा नंबर, 6वां नंबर हो गया
चार्ज इज ट्रांसफरेबल इन नेचर, चार्ज इज ट्रांसफरेबल इन नेचर। सर चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, यस माय डियर स्टूडेंट्स, जो चार्ज होता है ना ट्रांसफरेबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमने पहले भी बताया कि सम ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल, सॉरी ये चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर विच इज कैरिड बाय सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विच में बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि चार्ज जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ट्रांसफर होंगे। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ट्रांसफर होने से मान लीजिए सोडियम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, या फिर जब ग्लास को हम सिल्क से रगड़े थे तो ग्लास किसको दे दिया था, सिल्क को। बात समझ में आ रही है, तो ग्लास पॉजिटिव चार्ज हो गया था, सिल्क नेगेटिव चार्ज हो गया था। तो कहने का यहाँ सीधा सा मतलब कि यहाँ पर क्या ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ चार्ज भी तो जा रहा है ना बेटा। तो वही चीज होता है, समझ में आ रही है नहीं बात। तो चार्ज ट्रांसफरेबल होता है नेचर में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इसी का जस्ट हम अभी इसी में का कुछ जरूरी चीजें पूरा कर देते हैं। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब मैंने आपको बताया था तनहा, आइसोलेटेड अगर सिस्टम है तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्वारंटाइन जो है अकेला है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो सिग्मा क्यू होता है बेटा जीरो होता है, यानी समेशन ऑफ जो चार्ज होता है ना, समेशन ऑफ चार्ज यानी एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्ज, समेशन ऑफ जो चार्ज होता है बेटा वो हमेशा जीरो होगा, यानी चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। बात समझ में, जितना लेगा उतना देगा, बात समझ में। जैसे मान लीजिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को दिया तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो बात समझ में आ रही ना। अगर नेट चार्ज देखा जाए जो बढ़ा घटा है वो कट के जीरो हो जाएगा बेटा। देखिए आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन देगा, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन होता है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन होता है, बात समझ में आ रही ना, 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन होता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसमें हो जाएगा बेटा कितना, 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, ठीक है ना। इसमें कितना हो जाएगा बेटा, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 17 प्रोटॉन हो जाएगा। इस पे चार्ज कितना आ जाएगा बेटा, -1, -1 का आ जाएगा, है होगा कि नहीं होगा, 17 में से 18 गए -1, 11 में से 10 गए +1, कट के क्या आ जाएगा बेटा 0। चार्ज तो दोनों पे सेम है, चार्ज पे दोनों पे क्या है, सेम है, जितना ये दिया है उतना ये दिया है, लेकिन क्या है केवल नेचर अपोजिट है। चार्ज सेम होता है लेकिन नेचर क्या हो जाता है बेटा, अपोजिट होता है। एक कहा जाता है कि डिफिशियंसी होती है एक में, और एक में क्या हो जाता है बेटा, सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें सरप्लस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है, डिफिशियंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है। ये क्या होता है, आइसोलेट सिस्टम में समेशन ऑफ क्यू जो होता है बेटा जीरो होता है। देख लीजिए आप अभी भी देख लीजिए कि टोटल समेशन ऑफ क्यू कितना जीरो होगा कि नहीं होगा। इस पर +1 चार्ज है, इस पर -1 चार्ज है, तो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। टोटल नेट चार्ज अभी देखिए ये तो है ठीक है, ये तो अभी बाद की बात कर रहे हैं, हम केवल आइसोलेट सिस्टम की बात करें, अकेले की बात करें, तो अकेले की भी बात करेंगे अगर तो 11 में से 11 गए जीरो, नेट चार्ज क्या होगा बेटा जीरो। सर जी 11 में से 11 तो प्रोटॉन है, ये मूर्ख 11 गुणे +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, अब +11 इंटू -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, कटेगा तो क्या आएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो नेट चार्ज क्या होता है बेटा, जीरो होता है, ठीक है। ये हो गया बेटा आइसोलेट सिस्टम पे। और किसी सिस्टम के लिए बेटा याद रखिएगा, तो अगर मान लीजिए दो बॉडी कोई कंटेनर है, ये Q1 चार्ज है, इसमें Q2 चार्ज है, तो इस कंटेनर को अगर मान लीजिए कि देखिए कहते क्या है कि अगर हम लोग देखें कनेक्शन के बाद जब मान लीजिए ट्रांसफर कर दिया ये इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इसके पास हाई डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, डेंसिटी की हाई इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लो क्या होगा, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ होगा। तो यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसमें कम इलेक्ट्रॉन है, तो इधर से इधर फ्लो होता है। कब तक फ्लो होगा, जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। बात समझ गई। अगर हम बात करें कि बराबर हो जाएंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, पहले तो नेट चार्ज ये Q1 + Q2, तो बराबर हो जाएंगे माने Q1 + Q2 का आधा। जैसे मान लीजिए किसी को हम 50 रुपया दिए, ठीक है, 100 रुपया है, तो 100 रुपया को बराबर बराबर भाग में 2 आदमी को देना है, तो 100/2 करते हैं, ये Q1 + Q2 को बराबर बराबर दोनों को बांटना है। तो कैसे क्या करेंगे बेटा, तो कहने का मतलब ये है
कि हाफ करने की जगह, जैसे कि Q1 जो है मान लीजिए x इलेक्ट्रॉन दिया और Q2 जो है प्लस कर लिया x इलेक्ट्रॉन, कट गया यानी Q1 प्लस Q2। अब ये Q1 प्लस Q2 नेट चार्ज हो गया, तो इसको हम देना है आधा आधा, तो हाँ हाफ करके दे देंगे, यानी इस पर भी Q1 प्लस Q2 बाई 2 चार्ज हो जाएगा और इस पर भी Q1 प्लस Q2 बाई 2, यानी चार्ज बिफोर कनेक्शन, चार्ज बिफोर ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू चार्ज आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये होता है बेटा आपका। अब इसके बाद चार्ज कंजर्वेशन हो गया। अब चार्ज जो होता है इनवेरिएंट होता है, चार्ज इज 9 नंबर जो भी हो, चार्ज इज नंबरिंग पे मत जाइएगा, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, मीन्स इट डज नॉट डिपेंड, चार्ज डज नॉट डिपेंड, amount of charge does not depend on the velocity or speed of the charged particle, है ना, चार्ज पार्टिकल या चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यानी कि जो चार्ज होता है बेटा वो इनवेरिएंट होता है, इनवेरिएंट का मतलब इनवेरिएबल यानी बदलता नहीं है, यानी चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। मतलब क्या है कि जो चार्ज होता है ऐसा नहीं है कि कोई चार्ज पार्टिकल है अगर वो तेज चलना शुरू कर दी, जैसे मान लीजिए हम 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ये बॉडी 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, इसमें 10 चार्ज है, सोडियम का ही एटम है, तो सोडियम के एटम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें नेट चार्ज क्या है बेटा 0 है। अब इसको क्या किया, उठा करके हमने क्या किया कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड हमने बढ़ा दिया, फेंक दिया, तो क्या इसकी जब स्पीड हम लोग इंक्रीज किए तो क्या ये 0 से क्या 10 हो जाएगा? ऐसा नहीं है बेटा, ये 0 ही रहेगा। चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, चार्ज किसी चार्ज्ड पार्टिकल के स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है। बात समझ में रही है? ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये आपका रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है, m इक्वल टू m0 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, वेयर c इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, यानी चार्ज जो होता है इनवेरिएंट होता है। और उसके बाद चार्ज ट्रांसफरेबल बता ही दिए। चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, यानी चार्ज एसोसिएट होता है मास से। मास इज एसोसिएटेड विद चार्ज, ये गलत है, ये सही है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि मास इज एसोसिएटेड विद चार्ज, ये गलत है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ बेटा सही वाले का? इट मीन्स there is no existence of charge without mass. There is no existence of charge without mass, है ना? Whereas reverse of it is not true। कहेंगे सर ये क्या लिख दिया? देखिए बाबू, हमने लिखा है कि चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज होता है मास से एसोसिएट होता है। बात समझ रही? यानी बिना मास का चार्ज की कोई अस्तित्व नहीं है। मास इज एसोसिएटेड विद चार्ज, ये गलत है। यानी मास जो है डिपेंड करता है चार्ज पे, ये गलत है। चार्ज डिपेंड करता है मास पे। यदि किसी बॉडी में मास 0 है, यदि किसी बॉडी में क्या है मास 0 है, तो यह 100% गारंटी है कि चार्ज भी 0 होगा। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि किसी पे चार्ज अगर 0 है तो मास भी 0 होगा। इट इज नॉट राइट। बात समझ में आ रही है? तो कहने का यहां सीधा सीधा तात्पर्य क्या है कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज विदाउट मास। यानी यदि किसी बॉडी में मास नहीं है तो उसमें चार्ज नहीं होगा, उसको चार्ज नहीं किया जा सकता है। यानी मासलेस बॉडीज या फिर एनर्जी कह लीजिए कांट बी
चार्ज, यानी चार्ज नहीं किया जा सकता है। जैसे में एग्जांपल लेते हैं फोटॉन्स, न्यूट्रिनो, बात समझ में आ रही ना, ये गामा फोटॉन्स हो गया, न्यूट्रिनो ऐसे दिखाते हैं। याद रखिएगा इन सब की मास भी जीरो होती है और चार्ज भी जीरो होता है बेटा। जब मास जीरो होगा तो चार्ज जीरो होगा। इसी का उल्टा हम लोग करते हैं कि बट द रिवर्स ऑफ इट इज नॉट ट्रू। इसका उल्टा करते हैं, जैसे किसी एटम को लेते हैं तो एटम में बेटा, एटम में तो चार्ज जीरो होता है। अगर कोई आइसोलेट बॉडी लेते हैं हम लोग, कोई भी आइसोलेट बॉडी अगर लेते हैं, एटम को ही लेते हैं तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, तो किसी भी एटम में जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा बेटा, जीरो होगा। चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। न्यूट्रॉन में चार्ज जीरो होता है। तो क्या न्यूट्रॉन का मास नहीं होता है बेटा? आप सोचो, क्या न्यूट्रॉन का चार्ज अगर जीरो होता है, नेट चार्ज, तो क्या उसका मास नहीं होता है? होता है। तो ये मत कहिए कि चार्ज अगर जीरो होगा तो मास भी जीरो होगा। लेकिन हाँ, ये सत्य है, त्रिकालाबाधित सत्य है कि अगर मास जीरो होगा तो चार्ज भी जीरो होगा। इट इज 100% श्योर, यह त्रिकालाबाधित सत्य है। जैसे सूर्य पूरब से उगता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, 2 और 2 4 होता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, हिमालय धीरे धीरे पिघल रहा है, यह सब त्रिकालाबाधित सत्य है। तीनों कालों तक ये सत्य ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको लिखते हैं, उसी तरीके से यह भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा कि मास जीरो तो चार्ज जीरो, लेकिन चार्ज जीरो तो मास जरूरी नहीं है कि जीरो ही। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हाँ बात तो समझ में आ गया। अब एटम की हो ले ले, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन होता है, इसकी मास कितनी होती है बेटा, 23 होती है कि नहीं होती है सोडियम की, आप ही लिखते हो। और बताओ इसके बेटा क्या है, नेट चार्ज कितना होता है, जीरो। 11 माइनस 11 भैया हो जाएगा जीरो, 11 प्लस 11 कर लो, हो गया जीरो। अब बताइए, ठीक है। तो ये तो बेटा, ये तो प्रॉपर्टी रहा। चार्ज किसी कोई बॉडी कैसे होता है तो मैंने आपको बता दिया कि चार्ज प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा क्या चीज, ये तो अभी नहीं बेटा चार्ज की प्रॉपर्टी, बात क्या हुआ था, अभी तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, हमने याद होगा आपको लिखवाया था चार्ज क्वांटाइजेट होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, यानी चार्ज कैंट बी ब्रेक, कांट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, है ना। चार्ज को स्मॉल पार्ट्स में, चार्ज इलेक्ट्रॉन को स्मॉल पार्ट्स में नहीं तोड़ा जा सकता है। यानी कोई भी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो वो होल नंबर में करता है, या तो 1 करेगा, 2 करेगा, इंटीजर में 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा। 1/2, 1/3, 1/4 नहीं देखे होंगे आप। दिस इज द क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, यानी चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसके जस्ट बाद हम आपको बताएंगे बेटा कि चार्ज जो है 2 तरीके से 3 तरीके से मूव करता है। यदि पहला, चार्ज की यदि वेलोसिटी 0 होगी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, तो इसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा बेटा, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। यदि चार्ज की वेलोसिटी है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्या बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या फिर ओनली मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ध्यान में रखिएगा। और यदि तीसरा, चार्ज जो है चल रहा है लेकिन क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज है, ये क्या है बेटा, नॉन एक्सेलरेटेड चार्ज है। यहां पर हम लोग बात करेंगे नॉन एक्सेलरेटेड चार्ज की, लेकिन यहां पर एक्सेलरेटेड चार्ज यानी वेरिएबल वेलोसिटी होगी, चेंजेबल होगी, भी वेरिएबल होगा, यानी नॉन एक्सेलरेटेड चार्ज होगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में बेटा ध्यान में रखिएगा आप लोग कि ई बी एंड आर रेडिएशन भी क्रिएट होता है। यस, वही रेडिएशन 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी हिरोशिमा पर एनोला गे ने 6000 मीटर की ऊंचाई से परमाणु बम पटका था। आज भी वहां के बच्चे लूल्हे, लंगड़े और अपंग पैदा होते हैं सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन के कारण, रेडिएशन दूरगामी प्रभाव के कारण। ठीक है बेटा, तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो 1 शॉट में खत्म किया गया। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि न्यूट्रॉन पर चार्ज। हमने पिछले वीडियो में लिखा था बेटा
कि जो न्यूट्रॉन डीके की बात हमने किया था, थोड़ा सा उस पर हम लोग का चर्चा ही कर लेते हैं। चर्चा परिचर्चा करने में बड़ा मजा आता है। यस मैन ऑफ द साइंस डजंट मेक एनी इन्वेंशन, यानी यस मैन ऑफ द साइंस डजंट मेक एनी इन्वेंशन, यानी कि एक हाँ में हाँ मिलाने वाला साइंस पढ़ने वाला, हाँ में हाँ मिलाने वाला विद्यार्थी कभी किसी आविष्कार को जन्म नहीं देता है। तो मैं कहूंगा कि हाँ में हाँ मत मिलाइए, आप स्वयं से भी सोचिए कुछ। जब न्यूट्रॉन डीके होता है बेटा, तो एक न्यूट्रॉन डीके जब होता है तो इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और एक न्यूट्रिनो निकलता है बेटा। तो ये देखिए यहां पर ये न्यूट्रॉन पर चार्ज जो होता है 0 होता है, सब जानते हैं ना। देखिए न्यूट्रॉन जो होता है बेटा बनता है क्वार्क्स से। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, माइकल स्वान एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल माइकल स्वान एंड जेविग, माइकल स्वान एंड जेविग at the microscopic level Michael Swan and Jevig postulated that electrons, protons and neutrons means elementary particles are made up of tiniest particles, that is known as the constituent particles of elementary particles। अब एलिमेंट्री पार्टिकल भी उन छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है बेटा, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं ना, वो बनते हैं बेटा क्वार्क्स से। याद रखिएगा ये ऐसे कण हैं जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, ये क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। अब आप सुनेंगे कहेंगे सर ये क्या है, अरे मूर्ख, केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही नहीं होता है किसी एटम में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मेसान पाइमेसान न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो म्यूऑन कैरियन बैरियन लेप्टॉन, कितना बोलेंगे तो बोलते रह जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। पॉजिट्रॉन है ना, एंटी प्रोटॉन, अरे कितना बोलो और बोले रहने दो। न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्वार्क्स बना होता है। तो ये देखिए क्वार्क्स भी दो तरीके का होता है। क्वार्क्स कितने तरीके का होता है बेटा, अब जो क्वार्क्स होता है वो दो तरीके का होता है, पहला और दूसरा। ये UUD होता है और एक होता है UDD। अब कहेंगे सर UUD और UDD में क्या अंतर है, देखिए UUD का मतलब होता है बेटा अप डाउन क्वार्क्स। देखिए ये UUD अलग चीज है, एक मिनट, ये अप क्वार्क्स होता है। एक क्या होता है बेटा, अप क्वार्क्स, और दूसरा होता है बेटा डाउन क्वार्क्स। क्या होता है, डाउन क्वार्क्स। क्वार्क्स कितने तरीके के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वार्क्स, अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क्स ये होता है बेटा और डाउन क्वार्क्स होता है, ठीक है। जो अप क्वार्क्स पे जो चार्ज होता है वो +2e/3 होता है, और जो डाउन क्वार्क्स पे चार्ज होता है वो -e/3 होता है। ध्यान में रखिएगा, ये देखिए फॉलो नहीं कर रहा है, अगर 2/3 कह रहा है तो गलत है, ये फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं तो 2e होता, 3 होता, 4e होता, 2/3 के फॉर्म में, यानी क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। चलिए, तो ये अप क्वार्क्स पर जो चार्ज होता है +2e/3 होता है और डाउन क्वार्क्स पे -e/3। जो न्यूट्रॉन होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, जो न्यूट्रॉन होता है वो UUD यानी अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, यानी 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है। एक अप क्वार्क, दूसरा भी अप क्वार्क और तीसरा डाउन क्वार्क, यानी कि 2UD से बना होता है, यानी कि UUD कहते हैं। न्यूट्रॉन को हम UUD भी कह सकते हैं। देखिए कैसे UUD कहेंगे, इस पर चार्ज कितना होता है बेटा, +2e/3। इस पर भी अप क्वार्क पे चार्ज कितना होता है, +2e/3। इस पर चार्ज कितना, -e/3। चलिए 2e 4e, अब 4e में से एक e गए, 3e/3 कट के क्या आएगा बेटा, e क्या होता है बेटा, प्लस में चार्ज हो जाएगा, यानी +e आया है ना, तो ये +1.6, सॉरी ये प्रोटॉन के लिए है बेटा। बात समझ में आ रही है ना, ये किसके लिए है, प्रोटॉन के लिए है, सॉरी, ठीक है। ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है आपके फिजिक्स में, ठीक है, बड़ी लंबे अनुभव के बाद ये मिला है। प्रोटॉन जो है UUD से बना होता है बेटा, प्रोटॉन जो है UUD से, फिर एक बार ध्यान से सुनिए, इसके पीछे वाले में थोड़ा सा हमने वो बोल दिया जल्दबाजी में।
प्रोटॉन जो है यूयूडी होता है, एक ऑप इलेक्ट्रॉन ऑप क्वार्क और डाउन क्वार्क, तो ये बन गया आपका 2e/3 2e/3 माइनस e/3 3/3 यानी e। इस पर चार्ज कितना होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। बात समझ में आ रही है? अगर यही माइनस ही आता तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं बेटा न्यूट्रॉन का। ये तो प्रोटॉन का हो गया कि प्रोटॉन जो है यूयूडी होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है बेटा? न्यूट्रॉन पे अब देखते हैं U+D, यानी U मीन्स अप प्लस डाउन। तो अप का कितना होता है चार्ज बेटा 2e/3, यहां इसका -e/3, ये -e/3। चलिए बताइए तो कितना होगा 2e/3, ये दोनों होगा -2e/3, कट के क्या आएगा बेटा 0। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 0 होता है। बात समझ में आया कि नहीं है? न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 0 होता है। तो न्यूट्रॉन की जो स्ट्रक्चर होती है बेटा उसमें क्या होता है, एक अप क्वार्क होता है, 2 डाउन क्वार्क होता है। अब प्रोटॉन की 2 अप क्वार्क होते हैं, 1 डाउन क्वार्क होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, देखिएगा कहीं क्रांति ना आ जाए। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो सुन लीजिए थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन D है ना, तो बात कर लीजिए तो -e/3 फिर -e/3। सर ये क्या होगा -3e/3 कटेगा -3। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो माइनस मैंने -1.6 × 10⁻⁻⁷ इलेक्ट्रॉन जो है या तो मतलब 3 क्वार्क से मिलकर बना है या फिर लेप्टॉन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? लेप्टॉन से बना होता है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। ये है आज का इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग लेक्चर, और इन विच वी कवर्ड, है ना, वी हैव कवर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इन वन शॉट। ओके, एक शॉट में हमने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को बताया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, जिसके द्वारा हम आप सबको वीडियो आप सबके यहां तक आपकी उन्नति के लिए, आपकी प्रोन्नति के लिए, ठीक है, बनाते रहें। धन्यवाद।